विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने एडवांस साइंस, जो क्लास 9 के एडवांस साइंस है, उसके नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। अब तक हमने 5 चैप्टर्स कवर कर लिया है। आज 6 चैप्टर हम कवर करेंगे। तो पहले 5 चैप्टर्स कौन कौन से थे? फर्स्ट चैप्टर था मेजरमेंट, फाउंडेशन ऑफ साइंस, ये हमने कवर कर लिया। सेकंड चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग मोशन थ्रू एक्सपीरियंस, ये भी कवर कर लिया हमने। थर्ड चैप्टर था न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, जो हमने कवर कर लिया। फोर्थ था द ज्योमेट्री ऑफ पावर, एडवांस सिंपल मशीन्स, ये चैप्टर भी हमने कवर कर लिया। और नेक्स्ट चैप्टर था हमारा वर्क एंड एनर्जी, ये भी हमने कवर कर लिया। आज 6th चैप्टर हम कवर करेंगे, जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या बतलाया जा रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले यहाँ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में बतलाया जा रहा है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में हमने जब मेन बुक पढ़ा था वहाँ पर पढ़ा था। तो अब यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में बात हो रही है। You have learned about the development of models of the structure of atom। तो यहाँ पर structure of atom के जो किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ था, उसके डिफरेंट मॉडल्स के बारे में हमने पढ़ा है। You would recall that in 1803 Dalton proposed that atoms are the smallest individual particles of matter। तो इसको रिकॉल करने के लिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि 1803 में डाल्टन ने प्रपोज किया था हमारे एटम्स के बारे में एक मतलब प्रिंसिपल एटम्स के बारे में ये बतलाया था कि जो एटम्स है ये स्मॉलेस्ट, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। However, this idea could not explain the results of several experiments। तो ये जो आइडिया था जो डाल्टन ने दिया था वो कुछ मतलब और एक्सपेरिमेंट्स किया था, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के लिए यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट है वो उसको प्रूफ नहीं कर पाया। For example, it was observed that substances like glass or ebonite when rubbed with सिल्क और फर एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब एबोनाइट या फिर ग्लास के रॉड को रब करते हैं सिल्क या फर के ऊपर में, तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर हो रहा है। ऐसा दूसरा क्या लिखा है, दिस एंड मेनी अदर एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस शोड दैट एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये हो गया और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल थे जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के ऊपर में वर्क कर रहे थे। गैसेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है इस पर वर्क कर रहे थे और इससे ये पता चला कि एटम्स जो है ये इनडिविजिबल नहीं होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम जो है वो काफ़ी स्मॉलर पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। जे थॉम्सन इन 1897, तो अभी तक जो बात हो रही थी वो डाल्टन की थ्योरी की बात हो रही थी, जिन्होंने 1803 में ये बातें कही थी। अब इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जे थॉम्सन। इन्होंने 1897 में क्या किया, ये इन्होंने डिस्कवरी की। 1897 discovered the electron as a constituent of atom and confirmed that the atom is not the smallest particle of matter। तो 1897 में जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और इलेक्ट्रॉन जो है एटम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है और यहाँ से ये बात कंफर्म हुई कि एटम जो है वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। ही प्रपोज्ड द so-called plum pudding model of the atom in which electrons are emitted in a sphere of positive charges। तो इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल जो था, एटम का प्लम पुडिंग मॉडल जो था उसको प्रपोज किया और उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो स्फेयर में पॉजिटिव चार्जेस के फॉर्म में स्फेयर थे। इस मॉडल में जो जैसे कि हमारा जो
प्लम होता है, या फिर जिसको कि हम लोग वो जो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी था जिसमें तरबूज के ऊपर में तरबूज के जो सीड्स थे वो हमारा जो था इलेक्ट्रॉन्स कहा जा रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर उसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया था। जैसे कि प्लम जो है पुडिंग यानी कि हलवे के ऊपर जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इमिटेड होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ पर जो प्लम था उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज कहा, स्फेयर का पॉजिटिव चार्ज कहा। दिस मॉडल वॉज लेटर शोन टू बी इनकरेक्ट बाय रदरफोर्ड। तो ये जो मॉडल था इसको फिर से रदरफोर्ड ने इनकरेक्ट कह दिया था, एज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ऐसा इसलिए किया उन्होंने क्योंकि यहाँ पर जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। रदरफोर्ड देन प्रपोज्ड अ मॉडल इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। तब जाकर के रदरफोर्ड ने फिर से एक मॉडल प्रपोज किया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, ऐसा उन्होंने बतलाया। हाउएवर दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो ये मॉडल भी जो प्रपोज किया था उन्होंने, ये मॉडल में भी कमियां थी, और ये मॉडल में कमी ये थी कि ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बतला पा रहा था। देर आफ्टर अनदर मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय नील बोर। तो इसके बाद फिर से दूसरा मॉडल नील बोर के थ्रू प्रपोज किया गया। Here, you will learn about the discovery of subatomic particles, electrons, protons and neutrons, which contribute to our understanding of atomic structure. तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हमारा जो एटम का स्ट्रक्चर है इसको समझने में हमें इससे आसानी होगी जब हम इन तीनों पार्ट्स ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे। बिफोर discussing these exploration, we must recall the basic principles like charges repel each other while unlike charges attract each other। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हमें जानना ज़रूरी होता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वहीं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ये लाइक चार्जेस हैं, इसलिए एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब ये बात हमने जान ली कि पॉजिटिव चार्जेस लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम जानते हैं। इन द लेट 19th century, many scientists including Michael Faraday, William Crookes and others studied electrical discharge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tube। तो यहाँ पर लेट 19th सेंचुरी की बात है कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे, साथ में जैसे कि यहाँ पर माइकल फैराडे हो गए, विलियम क्रूक हो गए, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट मिल करके इन सभी ने मिल करके इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के ऊपर स्टडी करना शुरू किया। तो यहाँ पर जो इन्होंने क्या किया कि एक इवैक्यूएटेड ट्यूब का यूज़ किया इसमें, जिसको कि कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। ये कैथोड रे ट्यूब का इन्होंने यूज़ किया। J.J. Thomson carried out experiments by taking glass at low pressure in discharge tube, which is a long glass tube in which two metal plates connected to oppositely discharged poles of battery। तो यहाँ पर J.J. थॉमसन ने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने एक गैसेस को इन्होंने क्या किया, लो प्रेशर से डिस्चार्ज ट्यूब में पास करवाया। ये जो लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब था इसमें गैस को लो प्रेशर के थ्रू पास करवाया, और इसमें क्या चीज़ थे, मेटल प्लेट्स कनेक्टेड थे जो कि यहाँ पर अपोजिटली चार्ज बैटरी के पोल से ये कनेक्टेड थे, जैसे यहाँ पर दिखलाया गया है। यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब है, ये हमारा ये कैथोड है और ये हमारा एनोड है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और ये इससे ये कनेक्टेड आपको दिख रहे हैं। When a sufficiently high voltage is applied across the electrodes, rays are observed to travel from the negatively charged electrode, that is cathode, towards the positively charged electrode, that is anode। तो यहाँ पर क्या किया गया, जब काफ़ी हाई वोल्टेज को इलेक्ट्रोड्स के थ्रू पास करवाया गया तो यहाँ पर जो रेस थे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ, यानी कि कैथोड रे की तरफ यहाँ पर मूव करते हुए देखे गए।
यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड था, यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन अ सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के अक्रॉस जब सफिशिएंटली हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो क्या हुआ, रेस आर ऑब्जर्व्ड टू ट्रेवल फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो रेस को ऑब्जर्व किया गया कि ये रेस जो है ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉड के होकर के ट्रैवल कर रहे हैं। दैट इज़ कैथोड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज़ एनोड। तो यहाँ कैथोड से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ यानी एनोड की तरफ ये रेस मूव कर रहे थे। दीज आर कॉल्ड कैथोड रेस। तो इन रेस का नाम क्या दिया गया, कैथोड रेस कहा गया। द प्रेजेंस ऑफ दीज रेस कैन बी डिटेक्टेड बाय अलाउइंग देम टू पास थ्रू अ होल in the anode and strike at screen cathode screen coated with a special material placed behind it। तो यहाँ पर ये जो रेस थे, कैथोड रेस के बारे में बात हो रही है कि द प्रेजेंस ऑफ दिस रेस कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो ये जो रेस थे उसको कैसे डिटेक्ट किया गया था, कैसे पता लगाया गया था, अलाउइंग देम टू पास थ्रू अ होल। तो इसके लिए क्या किया गया, ये कैथोड रे को एक होल से पास करने के लिए अलाउ किया गया। और उसके बाद इन द एनोड एंड स्ट्राइक एट स्क्रीन। तो एनोड से होकर के ये जो होल्स, यहाँ पर ये जो होल है तो एनोड जो है एनोड साइड से होकर के ये रेस पास कर रहे थे और इसको स्क्रीन पर स्ट्राइक किया गया। और जो ये स्क्रीन था ये कोटेड था एक स्पेशल मटेरियल से जो उसके पीछे में लगा हुआ था। अ ब्राइट स्पॉट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। तो क्या देखा गया कि स्क्रीन पर एक ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, इंडिकेटिंग दैट द रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से ये पता चला कि जो रेस है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। फर्दर टू डिटरमिन द नेचर ऑफ दिस रेस, थॉमसन कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन द पाथ ऑफ द रेस। तो यहाँ पर ये जो रेस है इसके रेस के नेचर को डिटरमिन करने के लिए थॉमसन ने फिर से एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ये जो रेस के पाथ है उससे पास करवाया। ही ऑब्जर्व दैट द रेस वर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो उन्होंने देखा कि ये जो रेस है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ में डिफ्लेक्ट हो गए। दिस शोड दैट द पार्टिकल्स इन द रेस कैरी नेगेटिव चार्जेस ऑन फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन। तो इससे क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं वो रेस के जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव चार्जेस कैरी करते हैं। Thomson concluded that cathode rays consist of tiny negatively charged particles later called electrodes। तो यहाँ पर थॉमसन ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो कैथोड रेस हैं उसमें छोटे छोटे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। When these experiments were repeated using different gases and different electrode materials, it was found that the properties of cathode rays remained unchanged। तो जब इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया गया डिफरेंट गैसेस के थ्रू, जैसे कि नाइट्रोजन, नियॉन, हाइड्रोजन, इन सब के साथ फिर से वही एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया और यहाँ पर इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल था वो भी डिफरेंट यूज़ किया गया। तो देखा गया कि यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ थी कैथोड रेस की वो यहाँ पर सेम थी, यानी कि कोई चेंज उसमें नहीं देखा गया। दिस शोड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। तो इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स सभी एटम्स में प्रेजेंट होते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस आर एज फॉलोज। तो कैथोड रेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमें मिले। पहला, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स द एनोड। यानी ये जो रेस होते हैं ये कैथोड से ओरिजिनेट होते हैं और एनोड की तरफ मूव करते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, दे आर नॉट विजिबल देमसेल्व्स बट प्रोड्यूस ब्राइट स्पॉट। ये खुद विजिबल नहीं होते हैं लेकिन ये एक ब्राइट स्पॉट को प्रोड्यूस करते हैं विच द स्ट्राइक सर्टन मटेरियल्स। तो ये जो ब्राइट स्पॉट है वही कुछ मटेरियल्स पर स्ट्राइक करते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। यानी एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन सच अ वे दैट इंडिकेट्स देम टू बी नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर ये जो इनका डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से देखा जाता है, मतलब इनका जो डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में देखा जाता है तो इस तरीके से ये पता लगता है हमें कि ये जो है इन सच अ वे दैट इंडिकेट देम टू बी नेगेटिवली चार्ज। तो इससे ये पता लगता है कि ये जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं।
देयर प्रॉपर्टीज़ डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस और द इलेक्ट्रोड मटेरियल। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है इस बात पर नहीं डिपेंड करती है कि गैस का नेचर क्या है या फिर इलेक्ट्रोड कौन से मटेरियल का बना हुआ है। दस इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एटम्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है सभी एटम्स के फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने पढ़ी, अब हम प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। After the discovery of electron, it was realized that since electrons are negatively charged, atoms must also contain positive charge to maintain electrical neutrality. तो डिस्कवरी जब हो गई इलेक्ट्रॉन की तो उसके बाद ये रियलाइज़ किया गया कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इसीलिए जो एटम्स हैं एटम्स में कोई पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए ताकि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रह सके। Eugen Goldstein in 1886 performed experiments using a discharge tube similar to that used to cathode rays, but with a cathode having hole in it. तो इसके बाद हमारे पास में यूगेन गोल्डस्टीन आए, इन्होंने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इस पर एक्सपेरिमेंट में इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब का यूज़ किया। ये सेम जैसे कि कैथोड रे को यूज़ किया गया था उसी तरह का एक ट्यूब था ये भी, लेकिन वहाँ पर जो कैथोड रे था मतलब यहाँ पर क्या किया गया, ये डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड है यहाँ पर उसमें होल बनाया गया। तो यहाँ पर उसके बाद क्या किया गया, व्हेन हाई वोल्टेज वॉज अप्लाइड अ फेंट ग्लो वॉज ऑब्जर्व्ड बिहाइंड द कैथोड। तो जब इससे हाई वोल्टेज को अप्लाई किया गया तो यहाँ पर देखा गया कि जो कैथोड है कैथोड के पीछे ये फेंट ग्लो करता हुआ दिखाई दिया था। द रेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लो पास्ड थ्रू द होल्स इन द कैथोड एंड वर देयरफॉर कॉल्ड कैनाल रेस। तो यहाँ पर ये जो रेस हैं इस ग्लो के लिए ये जो होल्स के थ्रू ये रेस पास कर रहे थे और ये जो रेस हैं ये ग्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो यहाँ पर ये जो कैथोड एंड वर देयरफॉर कॉल्ड कैनाल रेस, और ये जो रेस जो थे रिस्पॉन्सिबल थे ग्लोइंग के लिए और इस रेस का नाम क्या दिया गया, कैनाल रेस दिया गया। फर्दर स्टडीज showed that these rays were deflected toward the negatively charged plate in electric and magnetic field, indicating that they consist of positively charged particles। तो फिर से स्टडी किया गया तो यहाँ देखा गया कि ये जो रेस थे ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से जब इसको पास कराया गया तो यहाँ पर कहाँ मूव किए, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ ये डिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दिए। तो इससे ये पता चला कि ये यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं। However, it is important to note that canal rays are not made up of single type of particles। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये बात को नोट कीजिएगा कि कनाल रेस जो है ये सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बने हुए नहीं होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस ऑफ गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट होती है यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। Therefore, their properties depend on the nature of gas used। तो इनकी प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करती है कि ये जो गैस यूज़ हो रहा है उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उस पर डिपेंड करती है। When hydrogen gas was used in the discharge tube, the positively charged particles obtained were the lightest known and were identified as hydrogen ions। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ किया गया तो यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स थे वो उनको ऑब्टेन किया गया और देखा गया कि ये जो है काफ़ी लाइटेस्ट होते हैं, लाइटेस्ट नोन पार्टिकल है और इनको आइडेंटिफाई किया गया हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में। इनको कहा गया कि ये हाइड्रोजन आयन है जिसको कि H+ से हम इंडिकेट करते हैं। दीज पार्टिकल्स वर लेटर रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोटॉन्स। तो इन पार्टिकल को बाद में प्रोटॉन के नाम से जाना गया, प्रोटॉन के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया। द प्रोटॉन्स वॉज फाइनली एस्टेब्लिश्ड एज अ फंडामेंटल पार्टिकल बाय रदरफोर्ड इन 1919। तो ये जो प्रोटॉन था इसको फाइनली फंडामेंटल पार्टिकल के फॉर्म में रदरफोर्ड के थ्रू 1919 में इस्टेब्लिश किया गया।
मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनाल रेस, तो कैनाल रेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? फर्स्ट है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, कैनाल रेस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। देयर बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये कैनाल रेस का बिहेवियर जो था वो इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट ऑपोजिट वर्क करता था। नेक्स्ट है, देयर प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट, तो कैनाल रेस की प्रॉपर्टी जो भी गैस वहाँ पर प्रेजेंट होगी इसमें ट्यूब में, उसके नेचर पे, गैस के नेचर पर इनकी प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही थी। नेक्स्ट है, द लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल्स वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड इज कॉल्ड द प्रोटॉन्स, तो यहाँ पर जो लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल जो था वो कहाँ से फाइंड किया गया? हाइड्रोजन से फाइंड किया गया, जिसको कि बाद में प्रोटॉन कहा गया। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हमने देखी, नाउ अब हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखने वाले हैं। वंस इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर नोन इट अपीयर्ड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वॉज अंडरस्टूड, तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तो ऐसा लगा, ऐसा अपीयर हो रहा था कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा समझ में आ गया। हाउएवर अनदर प्रॉब्लम अरोज व्हेन एटॉमिक मासेस वर मेजर्ड, तो दूसरा प्रॉब्लम कब शुरू हुआ? जब इनके एटॉमिक मास को मेजर किया गया। द मास ऑफ एटम्स वॉज फाउंड टू बी ग्रेटर दैन द सम ऑफ मासेस ऑफ देयर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो जो एटम है, एटम का मास को देखा गया। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में डिस्कवरी हो गई तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास को मेज़र किया गया और पूरे एटम के मास को मेज़र किया गया, तो ये देखा गया कि पूरे एटम का जो मास है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सम के से ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सम किए तो मान लिया कि इसका मास आया 50, और अगर एटम है तो एटम का पूरा होल मास आ रहा है 100 के अप्रॉक्स या 70 के अप्रॉक्स, तो यहाँ पर दोनों के मास में वेरिएशन देखा गया। अकेला एटम का मास ज़्यादा आ रहा था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से मास कम आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, हीलियम कंटेन्स 2 प्रोटॉन, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, येट इट्स मास इज अबाउट 4 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन, फिर भी इसका मास कितना होता है? हाइड्रोजन से 4 गुना ज़्यादा होता है। दिस इंडिकेट दैट possibility of the presence of another particle contributing to the mass of the atom, तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो कि एटम के मास में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इट वॉज प्रपोज्ड दैट देयर मस्ट बी अ न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम, तो यहाँ पर ये प्रपोज किया गया कि एटम में एक न्यूट्रल पार्टिकल भी प्रेजेंट है। दिस पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932, तो इस पार्टिकल की डिस्कवरी जेम्स चैडविक के थ्रू 1932 में की गई। ही bombarded a thin sheet of beryllium with alpha particles and observed the emission of powerful neutral radiation, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बेरिलियम का शीट लिया और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया और देखा कि यहाँ पर जो पावरफुल न्यूट्रल रेडिएशन का इमिशन उन्होंने यहाँ पर देखा। दिस रेडिएशन कंसिस्टेड of particles having no charge and a mass nearly equal to that of proton, तो ये जो रेडिएशन उन्होंने देखा था, पार्टिकल्स का रेडिएशन, इसका कोई भी, इस रेडिएशन का पे कोई भी चार्ज नहीं था और इसका जो मास था, मास जो प्रोटॉन का मास था उसके बराबर मास इसका था, इस रेडिएशन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर था। दीज पार्टिकल्स वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, और ये जो पार्टिकल्स थे रेडिएशन पार्टिकल्स, इसका नाम क्या दिया गया? न्यूट्रॉन नाम दिया गया। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एटम्स, तो जितने भी एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन दैट डज नॉट कंटेन अ न्यूट्रॉन इज प्रोटियम, बट इट्स हैवियर आइसोटोप इज ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम कंटेन्स न्यूट्रॉन्स, तो मोस्ट कॉमन आइसोटोप हाइड्रोजन का कौन है? हाइड्रोजन के जो मोस्ट कॉमन एटम होते हैं उसमें हमारा न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटियम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो है इसके मतलब हैवियर आइसोटोप्स भी होते हैं हाइड्रोजन के दूसरे हैवियर आइसोटोप कौन कौन से हैं? ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, और इसमें क्या है? न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के हमारे पास में 3 आइसोटोप्स हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। Thus, the presence of neutrons explain the mass of atom, यानी जो
जो न्यूट्रॉन का प्रेजेंस ये बतला रहा है कि यहाँ पर एटम के मास में इसका भी कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल हीलियम कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो हीलियम की बात हो रही है, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, विच अकाउंट्स फॉर दिस इट्स मास बीइंग अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका मास हाइड्रोजन से 4 गुना ज़्यादा होता है। Chadwick was awarded the Nobel Prize in Physics in 1935 for the discovery of the subatomic particles neutron। तो चैडविक को 1935 में फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किस चीज़ के लिए? कि इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, और इसी के लिए इन्हें 1935 में नोबेल प्राइज़, फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। From these discoveries, it became clear that atoms are composed of 3 subatomic particles। तो ये जो डिस्कवरीज हुई, इस डिस्कवरी से ये पता चला कि एटम्स जो हैं वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से कंपोज्ड होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जिसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन्स जिसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और न्यूट्रॉन जिसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। These particles together determine the structure and properties of atoms। तो ये तीनों पार्टिकल्स साथ में मिल करके किसी भी एटम के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। अब जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व हो पाए तो मुझे बताएंगे ताकि मैं इनका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू कैथोड रेज बेंड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। तो कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों बेंड हुई। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट कंक्लूजन डिड थॉमसन ड्रॉ फ्रॉम यूजिंग डिफरेंट गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिफरेंट गैसेस को डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने यूज़ किया था, उससे क्या कंक्लूजन थॉमसन ने फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर कनाल रेज डिफरेंट फ्रॉम कैथोड रेज इन नेचर। तो कनाल रेज कैथोड रेज से नेचर में क्यों डिफरेंट हैं। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन नेसेसरी। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्यों जरूरी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इट वॉज ऑब्जर्व दैट द रेज बेंड टूवर्ड अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो यहाँ पर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रेज थे वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ में बेंड हो रहे थे। व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द नेचर ऑफ दीज रेज। तो इससे जो रेज थे उसके नेचर के बारे में हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट द गैस इज चेंज्ड फ्रॉम हाइड्रोजन टू नियॉन। यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो यहाँ पर जो गैस यूज़ किया गया था वो हाइड्रोजन से नियॉन में बदल गया। तो यहाँ पर बट द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे रिमेन्स अनचेंज। तो लेकिन यहाँ पर जो बिहेवियर कैथोड रे का था वो अनचेंज था, उसमें कोई फ़र्क नहीं देखा गया। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन टेल अस अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें क्या बतला रही है। ऑलरेडी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस आपको जो पैराग्राफ था वहाँ से ढूंढ करके ये आंसर्स इसके लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कैथोड रेज वर न्यूट्रल इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड। तो कैथोड रे अगर नेगेटिव चार्ज इस पर ना हो, ये अगर न्यूट्रल हो तो क्या होगा। हाउ वुड देयर बिहेवियर डिफर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनका बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से डिफर करेगा ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट विथ कैनाल रेज डिफरेंट गैसेस आर यूज्ड एट डिफरेंट मासेस ऑफ पार्टिकल्स आर ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कैनाल रेज के साथ में किया गया। यहाँ पर डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट मास पार्टिकल के डिफरेंट मास ऑफ पार्टिकल्स का यूज़ किया गया। और यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया गया, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द नेचर ऑफ कनाल रेज। तो यहाँ पर कनाल रेज के नेचर के बारे में क्या कंक्लूजन निकाला गया ये बतलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड साइंटिस्ट फील टू नीड द पर्पस ऑफ the need to propose the existence of neutral particles even after discovering electrons and protons। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की डिस्कवरी साइंटिस्ट ने कर ली थी, तो क्या ज़रूरत थी कि जो दूसरे पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल के एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगाना क्यों ज़रूरी था उनके लिए। एक्सप्लेन यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ हीलियम। तो इस बात को हीलियम का एग्जाम्पल ले करके आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In Chadwick's experiment, the emitted particles were not deflected by electric or magnetic field. तो चैडविक के एक्सपेरिमेंट में जो इमिटेड पार्टिकल्स थे वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हुए. What does this observation indicate about the nature of these particles? तो ये जो ऑब्जर्वेशन है उससे इन पार्टिकल्स के नेचर के बारे में हमें क्या पता लगता है, नेचर का ये जो पार्टिकल है पार्टिकल्स के नेचर के बारे में क्या बतलाता है. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है. नेक्स्ट आते हैं टॉपिक में स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम के बारे में क्या बताया है. When white light passes through a glass prism, what do we observe? तो अगर ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट पास होती है तो हम क्या देखते हैं. वी सी अ रेनबो, हम क्या देखते हैं, एक रेनबो देखते हैं. दैट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टीन्यूस स्प्रेड ऑफ मेनी कलर्स फ्रॉम वॉयलेट टू रेड. तो इस रेनबो में कॉन्टीन्यूस स्प्रेडिंग हम बहुत सारे कलर्स की देखते हैं और ये वॉयलेट से लेकर के रेड तक जाती है. वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर विबग्योर, ये होता है वॉयलेट, इंडिगो, और इस तरह से पूरा का पूरा विबग्योर फॉर्म में आता है. लास्ट में रेड आता है. सच अ स्प्रेड is called a continuous spectrum in which the colors are present without any gap. तो ये जो रेस हैं, ये स्प्रेड जो होते हैं इस तरीके से विबग्योर के फॉर्म में, इसको कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम कहा जाता है जिसमें कलर्स जो हैं ये बिना गैप के आपको दिखलाई पड़ते हैं. ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यहाँ पर ये 7 कलर्स आपको कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम में देखने के लिए मिलेंगे. नाउ सपोज वी टेक अ सोडियम वेपर लैम्प. अब मान लिया कि हमने एक सोडियम वेपर लैम्प लिया है विच यू वुड हैव सीन एट स्ट्रीट लाइट और इन पार्क्स. तो ये जो सोडियम वेपर लैम्प है इसको स्ट्रीट लाइट पे आपने देखा होगा या फिर पार्क में देखा होगा. एंड पास द येलो लाइट गिवन आउट बाय इट थ्रू द प्रिज्म. तो यहाँ पे पास करना है इसको किससे, येलो लाइट से, जो कि प्रिज्म्स के थ्रू, इसके प्रिज्म से येलो लाइट्स के थ्रू इसको पास कराना है. ये हमारा लैम्प हो गया, वेपर लैम्प है, इसको पास कराना है प्रिज्म से. वी फाइंड दैट वी डू नॉट गेट ऑल द कलर्स बट ओनली अ फ्यू ब्राइट कलर्ड लाइन्स. तो जब हमने इस लाइट को पास कराया प्रिज्म से तो हमें वो जो 7 कलर्स पहले दिख रहे थे, जो नॉर्मल नेचुरल लाइट से को जब प्रिज्म से पास कर रहे थे तो वहाँ 7 कलर दिख रहा था. लेकिन जब वेपर लैम्प के लाइट को हमने प्रिज्म से पास कराया तो हमने यहाँ पर वो जो 7 कलर्स थे वो 7 कलर्स हमें यहाँ नहीं दिख रहे थे. उसकी जगह पर कुछ ब्राइट और कुछ ब्राइट कलर के लाइन्स हमें देखने के लिए मिल रहे थे. इस तरह के कुछ ब्राइट कलर के लाइन्स देखने के लिए मिले. 2 ऑफ दीज आर इंटेंस येलो लाइन्स. तो इनमें से 2 ऐसे लाइन्स थे जो एकदम येलो कलर के दिख रहे थे. वी मे डू अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट विथ मरकरी वेपर लैम्प. तो ये एक्सपेरिमेंट को हम लोग, मरकरी वेपर लैम्प है उससे भी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं और वहाँ पर भी इसी तरह का एक सेट आपको डिस्टिंक्ट लाइन का देखने के लिए मिलेगा. Such a spectrum that contains distinct line is called line spectrum. तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें इस तरह का डिस्टिंक्ट लाइन देखने के लिए मिलता है इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं. लाइन स्पेक्ट्रम मीन्स ओनली स्पेसिफिक रेडिएशन आर इमिटेड, नॉट ऑल. तो लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि सिर्फ स्पेसिफिक रेडिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा. पूरा का पूरा जो आपका लाइट का जो रेस है वो पूरा का पूरा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द लाइन स्पेक्ट्रम इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट कॉजिंग इट. तो यहाँ पर जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये इसमें जो एलिमेंट्स कॉज कर रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये लाइन स्पेक्ट्रम देखने के लिए मिल रही है. दिस फैक्ट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स प्रेजेंट इन स्टार्स बाय स्टडिंग देयर स्पेक्ट्रा. तो ये जो फैक्ट है इसका यूज़ हम लोग कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, स्टार्स की स्टडी में यूज़ कर सकते हैं. उसकी जो स्पेक्ट्रा होता है उसको देखने के लिए उस स्टार्स की स्टडी में हम इसका यूज़ करते हैं. इवन विदाउट गोइंग टू स्टार वी कैन नो व्हाट इट इज़ मेड ऑफ. तो बिना स्टार के पास में गए हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से बना हुआ है. लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है. नाउ व्हेन द रेडिएशन फ्रॉम अ डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस इन इट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, इट ऑल्सो गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम कॉल्ड हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम.
तो जब यहाँ पर रेडिएशन जो डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू हाइड्रोजन गैस का रेडिएशन को जब पास करवाया जाता है प्रिज्म से, तो ये देखा जाता है कि लाइन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसको हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम कहा गया। द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर, तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो थे उसको नाम क्या क्या दिया गया, उसको पूरे सीरीज़ को नाम दिया गया है लाइमन सीरीज़, जिसमें कि इसका n जो नंबर है इसमें n1 होता है, ये इनिशियल नंबर है, और ये फाइनल कहाँ से जा सकता है, 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है। नेक्स्ट है बाल्मर सीरीज़, जिसमें कि ये इसका जो बेस है ये 2 होता है और कहाँ तक जा सकता है, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर आता है तीसरा पाश्चन सीरीज़, जिसमें कि इनिशियल नंबर कितना होता है, 3 होता है, और यहाँ पर इनिशियल था और ये फाइनल कहाँ से जा सकता है, 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर आता है ब्रैकेट सीरीज़, ये 4 से स्टार्ट होता है और फाइनल कहाँ तक जा सकता है, 5 6 7 8 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है पी फंड सीरीज़ या फंड सीरीज़, जिसमें कि इनिशियल कहाँ से होता है, 5 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा, 6 7 8 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सीरीज़ का फॉर्मेशन हुआ, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाश्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और पी फंड या फिर फंड सीरीज़। The energies of the distinct spectral lines observed in hydrogen atom spectrum could be expressed empirically in terms of mathematical expressions involving two sets of integers। तो यहाँ पर जो energies थी डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस की, इसको जब हाइड्रोजन और एटम स्पेक्ट्रम में देखा गया तो इसका जो इम्पीरिकल फॉर्मूला होता है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसको फाइंड किया गया है। इसमें कुछ इंटीजर्स को यूज़ किया गया था। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज रिजबर्ग इक्वेशन। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को क्या कहा गया है, इस इक्वेशन को रिजबर्ग इक्वेशन कहा गया है। इक्वेशन क्या है, डेल ई इज इक्वल टू आर ई जेड स्क्वायर 1/nf² माइनस 1/ni², जहाँ पर हमारा आर ई जो है आर ई हमारा रिजबर्ग कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू 109677 पर सेंटीमीटर होती है। लिखा क्या है, वेयर आर ई इज़ रिजबर्ग कांस्टेंट, आर ई हमारा रिजबर्ग कांस्टेंट है, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और इसको एनर्जी के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, एंड z इज़ एटॉमिक नंबर, और z हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है। These empirical formulas worked very well but could not be explained until Bohr's model came। तो ये जो फार्मूला है ये बहुत अच्छे से तरीके से काम करता है, लेकिन पूरा तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, तब तक एक्सप्लेन नहीं हो पाया था जब तक बोहर्स मॉडल यहाँ पर बोहर्स मॉडल का एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं हुआ। अब यहाँ पर इसके कुछ लिमिटेशंस हो गए। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, क्या लिमिटेशंस थे, पहला था रदरफोर्ड could not explain stability as the electron continuously loses energy when it moves around the nucleus। तो रदरफोर्ड जो मॉडल एटम था, ये स्टेबिलिटी जो था उस स्टेबिलिटी को नहीं डिफ़ाइन कर पाया था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स था वो कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहा था, और अगर ऐसा होता तो एक टाइम ऐसा आता कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज़ हो जाती और वो न्यूक्लियस के पास में आकर के गिर जाता। अगला लिमिटेशन क्या था, एज द इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज़ अलाउड टू हैव कॉन्टीन्यूस एनर्जीज। तो इलेक्ट्रॉन के एटम का जो इलेक्ट्रॉन था उसको कॉन्टीन्यूस एनर्जी मतलब कॉन्टीन्यूस उसमें कोई ना कोई एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है। देयरफॉर द इमिटेड रेडिएशन इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ कॉन्टीन्यूस सेट ऑफ रेडिएशन। और अगर ऐसा होता तो यहाँ पर जो यहाँ पर इमिटेड रेडिएशन था उसमें मतलब उससे कुछ सेट ऑफ रेडिएशन आपको देखने के लिए मिलता, कॉन्टीन्यूस सेट ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन से आपको देखने के लिए मिलता। However we observe a line spectrum, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसकी जगह पर हमें सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम देखने के लिए मिला। Therefore we say that Rutherford's model fails to explain the existence of line spectrum of hydrogen। इसलिए हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये लाइन स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन का बना था उसके एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब ये हमारा एक्सप्लेन 2-3 चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो अब अगला फिर से एक नया मॉडल आएगा। तो दूसरा मॉडल इसके बाद में कौन सा आया है, इसकी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए बोहर्स मॉडल आया।
Neil Bohr, a student of Rutherford in 1913, proposed his model of an atom. तो नील बोहर जो कि रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, इन्होंने 1913 में एक मॉडल मतलब एटम का एक मॉडल को प्रपोज किया. ही कंबाइंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल विद द न्यू क्वांटम आइडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्स प्लैंक. तो इन्होंने कंबाइंड किया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल को एक न्यू क्वांटम आइडिया के साथ, जो कि मैक्स प्लैंक के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था. ही मेड टू रिवॉल्यूशनरी एजम्पशंस विच आर एज फॉलोज. तो इन्होंने दो एजम्पशंस लिया. पहला एजम्पशन क्या था? इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ओनली इन सर्टन अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी. इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्टन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो कोई भी रेडिएशन एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं. दैट इज दे हैव फिक्स्ड एनर्जी एज लॉन्ग एज दे आर इन अ गिवन ऑर्बिट. तो जब ये अपनी गिवन ऑर्बिट में जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, तो इनकी एनर्जी यहाँ पर फिक्स होती है. जब तक ये रिवॉल्व करते रहेंगे ऑर्बिट में, तब तक इनकी एनर्जी फिक्स रहेगी. द रेडिएशन इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन अलाउड ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट. तो ये जो रेडिएशन है, तो ये सिर्फ रेडिएशन कब ये लोग इमिट करेंगे? रेडिएशन तभी इमिट करेंगे या फिर अब्जॉर्ब करेंगे जबकि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे. ये मान लें कि फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर जा रहे हैं तो ही इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को रेडिएट करेंगे. तो ये दो एजम्पशन सबसे पहले इन्होंने कंसीडर किया. अचीवमेंट ऑफ बोहर्स मॉडल. तो यहाँ से बोहर्स मॉडल को क्या अचीवमेंट मिला? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी टू दैट ऑफ लोअर एनर्जी, इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से जो कि हायर एनर्जी में है उससे लोअर एनर्जी में जब जा रहा है, तो मान लिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और यहाँ से ये लोअर एनर्जी यहाँ पर गया, तो क्या होगा? ये एनर्जी को इस केस में रिलीज़ करता है, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को वो रिलीज़ करेगा. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ द टू लेवल. तो यहाँ पर ये दोनों लेवल, ये पहला और ये दूसरा के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, वही एनर्जी लेवल का जो भी डिफरेंस होगा, उतना अमाउंट में वो एनर्जी, वो जो है रेडिएशन को रिलीज़ करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा. सिंस द ऑर्बिट्स ऑफ ओनली सर्टन energies exist, only of fixed quantity energy differences are possible. तो अब यहाँ लिखा है क्योंकि जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें सर्टन एनर्जी ही एग्जिस्ट करती है, इसीलिए फिक्स्ड क्वांटिटी जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो फिक्स्ड क्वांटिटी में ही रिलीज़ हो पाएगा. Therefore we get a line spectrum, और इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम को फाइंड कर सकते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ही गेट करेंगे. बोहर्स मॉडल कुड एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फेयरली वेल. तो इसके बाद बोहर्स मॉडल ने क्या किया? ये जो लाइन स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन एटम के थ्रू, हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम था, इसको इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. इसके बाद में फिर भी क्या हो गया कि बोहर्स मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस देखने के लिए मिली. क्या लिमिटेशन थी? बोहर्स मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड बाय सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स. तो यहाँ पर जो बोहर्स मॉडल था, इसमें जो इन्होंने जो फाइनर डिटेल्स थे हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो यहाँ पर इसको जो फाइनल डिटेल्स थे ये सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से ये फाइंड किए गए थे और इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए. द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर दैन हाइड्रोजन. तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम से भी स्पेक्ट्रम बने होंगे, लेकिन उस स्पेक्ट्रम के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए. द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग होता था, मैग्नेटिक फील्ड में जब स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइन की, तो उसको जीमैन इफेक्ट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइन की, तो इसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं. तो जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, इन दोनों को भी बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया.
तो ये सारे मॉडल्स हमने देखे। अब हमारे पास में फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ओनली अ फ्यू शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस इंस्टेड ऑफ अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन एटम में सिर्फ कुछ शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस ही देखने के लिए मिलते हैं और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में 7 लाइंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज इट प्रोवाइड अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो यहाँ पर एटम में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में ये क्या बतलाता है, ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिला क्या बतलाएगा इसके बारे में। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई वुड रदरफोर्ड्स मॉडल प्रेडिक्ट अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम रैदर देन अ लाइन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ रदरफोर्ड जो मॉडल है ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को प्रेडिक्ट करता है, ये लाइन स्पेक्ट्रम नहीं प्रेडिक्ट करता है, ऐसा क्यों होता है। थर्ड क्वेश्चन है, अ डिस्चार्ज ट्यूब फिल्ड विथ अन अननोन गैस प्रोड्यूस्ड अ लाइन स्पेक्ट्रम आइडेंटिकल टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये अननोन गैस इसमें फिल किया हुआ होता है, जिसकी वजह से लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जैसा ही होता है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द गैस। तो आप इससे क्या पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा गैस प्रेजेंट होगा, रीज़न भी बतलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम वर अलाउड टू हैव अ कॉन्टिन्यूस रेट ऑफ एनर्जी वैल्यूज़ व्हाट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम वुड यू एक्सपेक्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन एटम में कुछ कॉन्टिन्यूस सेट ऑफ एनर्जी वैल्यूज़ अप्लाई की जाती है तो किस तरीके का स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होगा, किस तरीके का स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट करते हैं और इसको क्यों ऑब्जर्व नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, बोहर्स मॉडल शुड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एटमिक स्ट्रक्चर कमेंट। तो यहाँ बोहर्स मॉडल ने सभी तरह के प्रॉब्लम्स जो थे एटमिक स्ट्रक्चर को उसको सॉल्व किया था, इस पर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो फिक्स्ड एनर्जी लेवल किस तरीके से एटम्स की स्टेबिलिटी के बारे में बतला रहे हैं, ये बतलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू डिफरेंट एलिमेंट्स प्रोड्यूस डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रा। तो डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रा क्यों बनाते हैं, क्यों प्रोड्यूस करते हैं। गिव अ कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन। तो इसका कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन देना है, अब तक आपने क्या समझा उसके अकॉर्डिंग आपको बतलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई बोहर्स मॉडल वर्क्स वेल फॉर हाइड्रोजन बट नॉट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो बोहर्स मॉडल जो था वो हाइड्रोजन के लिए अच्छे से वर्क कर रहा था लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ये वर्क नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के 2 लिमिटेशंस बतलाने हैं। 10th क्वेश्चन है, रदरफोर्ड्स मॉडल एक्सप्लेन्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रदरफोर्ड जो मॉडल था ये एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बतला रहा था लेकिन एटमिक स्टेबिलिटी स्पेक्ट्रा की एटमिक स्टेबिलिटी को बतलाने में ये फेल हो गया था, इसके बारे में बतलाना है, ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन मोशन। तो इलेक्ट्रॉन मोशन के रिगार्डिंग रदरफोर्ड मॉडल का क्या ड्रॉबैक था वो बतलाना है। व्हाट अजम्पशंस वॉज मेड बाय बोहर्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए बोहर्स ने कौन से एजम्पशंस दिए थे, 2 एजम्पशंस दिए थे, कौन से एजम्पशंस दिए थे ये बतलाना है, दोनों एजम्पशंस यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बोहर्स मॉडल किस तरीके से हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को बतलाया था उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन द लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल के क्या लिमिटेशंस थे उसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द स्पेक्ट्रम एंड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम विथ 1 एग्जाम्पल ईच। तो लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को डिफाइन करना है और सबका एक एक एग्जाम्पल देना है। फिर है 15th क्वेश्चन, राइट 2 मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल के 2 मेन पॉस्टुलेट्स लिखने हैं। 16th क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय फाइन स्ट्रक्चर इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फाइन स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं ये बतलाना है। एंड 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रेजबर्ग इक्वेशन। तो रेजबर्ग इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको लिखना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। यदि कोई भी डाउट हो या क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो अपने प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को देने की कोशिश करूँगी, हर एक बच्चे को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो टिल देन पढ़ते रहें एंड मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।